नमस्कार विद्यार्थियों। आयकर की इस क्लास में मैं डॉक्टर तपन भादविया आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था सैलरी के संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं कर्मचारी को उसके नियोक्ता के द्वारा, वो किस प्रकार से कर्मचारी के सकल वेतन में शामिल किए जाते हैं, कौन से भत्ते पूर्णतः कर योग्य हैं, कौन से पूर्णतः कर मुक्त हैं और कौन से भत्ते अंशतः कर मुक्त हैं और कर मुक्ति के संदर्भ में क्या नियम है और कितनी राशि तक वो कर मुक्त होंगे। इन सारे के प्रावधानों को हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम इन्हीं प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसको सीखेंगे कि किस प्रकार से उन भत्तों के संदर्भ में कर मुक्ति दी जाती है और सकल वेतन में वो किस प्रकार से शामिल किए जाते हैं। ये पहला उदाहरण हमने वेतनमान तथा सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी कर्मचारी हो तो कैसे वेतन की गणना की जाती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया है। प्रश्न आपके सामने है। श्री रवि प्रकाश एक कंपनी में दिल्ली में 6400-400-9600 रुपए के वेतनमान में 1 जून 2013 को 6400 रुपए के प्रारंभिक वेतन पर नियुक्त हुए। उन्हें वेतन का 40% महंगाई भत्ता तथा 10% नगर क्षतिपूरक भत्ता दिया जाता है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए यही हमारा कर निर्धारण वर्ष है। उनकी वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना हमें करनी है और ये भी बताना है कि अगर वो कंपनी में काम नहीं करते और सरकारी सेवा में काम कर रहे होते तो उनकी आय कितनी होती। तो पहले वेतनमान को देखें 6400-400। इसका मतलब हुआ कि 1 जून 2013 को जो वो नियुक्त हुए 6400 पर, तो 1 जून 13 से लेके 31 मई 2014 तक उनका जो वेतन रहेगा 6400, तालिका में आप देख रहे हैं पहली लाइन में। इसी प्रकार से अगले वर्ष 400 रुपए का इंक्रीमेंट उनको लगेगा, वार्षिक वेतन वृद्धि उनकी जुड़ेगी और 6400 में 400 जोड़ेंगे तो अगले वर्ष ये 6800। इसी प्रकार से 400 रुपए बढ़ते हुए ये देखें लास्ट लाइन में, तो जून 2019 से लेके मई 2020 तक प्रति माह उनका वेतन होगा 8800 रुपया। ऊपर पहले वाली तालिका में आप देखिए कि अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गैर सरकारी कर्मचारी है, तो उसका वेतन जो लिया जाएगा गत वर्ष का वेतन, जो गत वर्ष हमारा होता है अप्रैल से लेके मार्च, अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 तक, उसी का वेतन लिया जाएगा। तो पीछे वाली तालिका में आपने अभी देखा था कि अप्रैल और मई का वेतन है उसका 8400, 2 महीनों का वेतन 16800 और उसके बाद में जून से लेके मार्च तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 10 माह का वेतन 8800 रुपए प्रति माह के हिसाब से 88,000। तो टोटल अगर वो गैर सरकारी कर्मचारी है तो गत वर्ष में उसका बेसिक सैलरी हुआ 1,04,800 रुपए, जो लास्ट कॉलम में आपको दिख रहे हैं। और अगर यही व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हो जाए तो चूंकि मार्च महीने की तनख्वाह कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को अप्रैल महीने की पहली तारीख को मिलती है ऐसा माना जाता है, तो मार्च 2019 का वेतन उसका अप्रैल 2019 में प्राप्त होगा। तो गत वर्ष में हमें वो प्राप्त होगा, चूंकि 1 अप्रैल को वो हमें प्राप्त होगा तो मार्च का वेतन हमें शामिल करना पड़ेगा, मार्च 2019 का। तो मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक की इनकम हम शामिल करेंगे। तो मार्च, अप्रैल और मई पिछली तालिका में आपने देखा है, मार्च, अप्रैल और मई का उसका वेतन है 8400 3 माह का और 8800 अगले 9 माह का। कुल मिला के गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर वो है, सरकारी कर्मचारी अगर है, तो उसकी बेसिक सैलरी बन जाएगी 1,04,400 रुपया। तो हम इसको हल को आगे देखें कि अगर वो नीचे सेकंड वाली तालिका में आप देखें उसका हेडिंग, चूंकि आपने से पूछा गया है कि उसकी ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज बतलाइए, सकल वेतन की गणना कीजिए, इसलिए हमें हेडिंग डालना है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज ऑफ श्री रवि प्रकाश
फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। दो सिचुएशन है, अगर वो गैर सरकारी कर्मचारी है यानी कि इफ ही इज एन कंपनीज सर्विस तो बेसिक सैलरी ऊपर हमने देखा है 1,04,800 ले ले, उसका 40% डीए पूर्णतः कर योग्य है 41,920 रुपया, और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस नगर क्षतिपूर्वक भत्ता 10% इसी बेसिक सैलरी 1,04,800 जो हमने कंप्यूट किया उसका 10% ले ले तो 10,480। ऐसी स्थिति में उसका सकल वेतन हो जाएगा 1,57,200 157,200। और अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो ऊपर अभी हमने कैलकुलेशन किया है बेसिक सैलरी की 1,04,400 ले ले, इसका 40% डीए महंगाई भत्ता पूर्णतः कर योग्य है 41,760 और 10% सीसीए इसमें जोड़ दें 10,440। तो ऐसी स्थिति में जबकि वो सरकारी कर्मचारी है उसका सकल वेतन हो जाएगा 1,56,600। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखें सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी में महीनों का कौन से महीनों की वेतन हम लेते हैं और वेतनमान में किस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अगला ये जो प्रश्न हमने उदाहरण एक लिया है वो विभिन्न भत्तों को जो बहुत प्रचलित हैं भत्ते, उन भत्तों को लेते हुए एक प्रश्न लिया है कि भत्तों की कैलकुलेशन किस प्रकार से उसके सकल वेतन में शामिल की जानी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सवाल है आपके सामने, असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए श्री राकेश की सकल आय की वेतन की गणना हमें करनी है, जबकि मैं नीचे नीचे वाली लाइन पहले पढ़ रहा हूँ। वे राजस्थान प्रांत के उदयपुर जिले में ऐसे स्थान पर कार्यरत है जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1100 मीटर है। तो ऊंचाई से संदर्भ में अगर कोई भत्ता है तो उसको हम ध्यान में रखेंगे, स्थान से संदर्भ में कोई भत्ते में कर मुक्ति मिलती है तो ये उदयपुर या राजस्थान प्रांत का है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। और अब हम वापस पॉइंट्स को पढ़ते हैं। मूल वेतन 20,000 रुपए प्रति माह, ये हमेशा कर योग्य होगा, बेसिक सैलरी है ये। 29 फरवरी 2020 को उन्होंने 3 माह का मूल वेतन अग्रिम प्राप्त किया है, तो अग्रिम वेतन भी नियमानुसार कर योग्य है, लेकिन फरवरी में लिया है तो मार्च का वेतन भी अग्रिम लिया है। मार्च का वेतन स्वतः ही गत वर्ष के वेतन में शामिल हो जाएगा, तो मार्च तो उधर चला जाएगा और अप्रैल और मई जो बाकी के 2 महीने हैं उनका अग्रिम वेतन अलग से टैक्सेबल हो जाएगा। महंगाई भत्ता अगला देख रहे हैं वो पूर्णतः कर योग्य है। मनोरंजन भत्ता एक बार शामिल कर गए, फिर इसमें छूट नियमानुसार मिलती है धारा 16(2) में। जनजाति क्षेत्र भत्ता यह विशेष क्षतिपूर्वक भत्ता है, नियमानुसार इसमें छूट मिल सकती है। पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूर्वक भत्ता ये भी धारा 10(14)(2) का निजी व्ययों की पूर्ति का भत्ता है, इसमें भी नियमानुसार छूट मिल सकती है। उनको 210 रुपए प्रति माह 3 बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता प्राप्त हो रहा है, यानी कि 210 रुपए प्रति माह 3 बच्चों के लिए, यानी कि 70 रुपए प्रति बच्चा उसको बाल शिक्षा भत्ता चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है 510 रुपए प्रति माह 3 बच्चों के हॉस्टल व्यय की पूर्ति के लिए भत्ता मिल रहा है। 510 को 3 से अगर डिवाइड कर दे क्योंकि 3 बच्चों के लिए ये, तो 170 रुपया प्रति बच्चा उसको हॉस्टल व्यय मिल रहा है। तो ये बाल शिक्षा और हॉस्टल व्यय नियमानुसार कर मुक्ति इसमें मिल जाएगी। ये भी धारा 10(14)(2) के भत्ते हैं। घर से कार्यालय आने जाने हेतु उनको 2,000 रुपए प्रति माह परिवहन भत्ता प्राप्त होता है। आने जाने के लिए अगर भत्ता दिया जाता है तो अब इस पे कर मुक्ति नहीं मिलती है। जो यातायात व्यवस्था में कर्मचारी कार्यरत हैं उनके लिए भत्ते की राशि का 70% वाला नियम है, परंतु यहाँ पर उसको परिवहन भत्ता मिल रहा है कार्यालय से घर आने जाने के लिए, तो ये कर मुक्ति अब नहीं मिलती। वे राजस्थान प्रांत के में कार्यरत हैं, तो समुद्र तल की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए हम पर्वतीय क्षेत्र भत्ते में कैलकुलेशन करते समय ध्यान में रखेंगे। देखते हैं इसका इन्हीं पॉइंट्स को हम किस प्रकार से कैलकुलेशन हमें करनी चाहिए वो देखते हैं अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं वही सारे 8 पॉइंट जो पिछले स्लाइड में सवाल में लिखे हुए थे, उसी क्रम से हमने इसको लिया है। मद प्रश्न से ले ली है। कर मुक्ति के नियम इस मद के संदर्भ में क्या हैं उसको संक्षेप में यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको समझने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से उसके कर योग्य राशि की गणना करेंगे ताकि कि ये राशि उसकी ग्रॉस सैलरी में शामिल हो जाए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट मूल सैलरी, मूल वेतन या बेसिक सैलरी, ये 12 माह का मूल वेतन है, पूरी तरह कर योग्य होगा। अभी हमने पिछली स्लाइड पर बोला भी था, क्योंकि उसने 29 फरवरी को वेतन अग्रिम लिया है तो
मार्च का वेतन तो स्वतः ही ऊपर के 12 माह के वेतन में शामिल हो गया, और अप्रैल और मई जो अगले वाले फाइनेंशियल ईयर से संबंधित हैं उसको हम इस वाले साल में कर योग्य मान लेंगे, क्योंकि ये प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से 20,000 इंटू 12 करें तो 2,40,000, और 20,000 रुपया 2 महीने का लेंगे तो 40,000 रुपया। दूसरा पॉइंट है महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस, ये संपूर्ण कर योग्य, हर स्थिति में ये कर योग्य होता है। 3,000 को 12 से गुणा करें 36,000 रुपया। इसी प्रकार से मनोरंजन भत्ता, एक बार ये संपूर्ण कर योग्य है, कैसा भी कर्मचारी है अगर मनोरंजन भत्ता मिलता है तो उसके सकल वेतन में एक बार संपूर्ण राशि शामिल कर लें। तत्पश्चात अगर कर्मचारी सरकारी है तो उसको नियमानुसार मुक्ति मिल जाएगी धारा 16(2) के अनुसार। एक बार शामिल करने के लिए राशि है 2,000 इंटू 12, संपूर्ण राशि 24,000 रुपया। चौथा पॉइंट है जनजाति भत्ता, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ये राजस्थान में कार्यरत हैं तो ये ट्राइबल एरियाज में नहीं आते, तो इनको जनजाति क्षेत्र भत्ता की छूट या कर मुक्ति नहीं मिलेगी। धारा 10(14)(2) में निजी व्यय की पूर्ति के लिए भत्ता वैसे 200 रुपये प्रति माह कर मुक्त है, परंतु राजस्थान में ये कर मुक्ति, ट्राइबल एरिया नहीं है इसलिए कर मुक्ति नहीं मिलती। तो ये संपूर्ण राशि इसके लिए कर योग्य हो जाएगी 2,000 इंटू 12 के हिसाब से, तो 24,000 रुपया। इसके अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता, हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंस। ये भी धारा 10(14)(2) का निजी व्ययों की पूर्ति का भत्ता है, जो 1,000 से 9,000 मीटर ऊंचाई हेतु 300 रुपये प्रति माह कर मुक्त है। यह उदयपुर में कार्यरत कर्मचारी है जो 1,100 रुपये, प्रश्नानुसार 1,100 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई इसकी बताई गई है, तो इसको 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से कर मुक्ति मिल जाएगी। मिल रहा है भत्ता इसको 2,500 रुपया, 12 माह का होता है ये 30,000 रुपया। इसमें से 300 रुपये 12 माह का अगर हम कम कर दें 3,600, तो लास्ट कॉलम में आप देख रहे हैं कर योग्य राशि 26,400 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला भत्ता है बाल शिक्षा भत्ता या शैक्षणिक भत्ता। सभी कर्मचारियों के लिए 100 रुपये प्रति माह प्रति बालक कर मुक्त है, अधिकतम 2 बालकों के लिए। इस प्रश्न में उसको 3 बालकों के लिए 210 रुपया दिया गया है, तो एक बालक का 70 रुपया हुआ, 3 बालकों का 210 रुपये हुआ, और उसको अगर अपन 12 से गुणा कर दें तो वार्षिक रूप से उसको प्राप्त हो रही है राशि 3 बच्चों के लिए 2,520 रुपया। यूं तो ये 100 रुपया प्रति बालक कर मुक्ति है, परंतु वास्तव में उसको केवल चूंकि 70 रुपया ही एक बच्चे के हिसाब से मिल रहा है, तो कर मुक्ति की राशि 70 रुपये के हिसाब से ही कैलकुलेट होगी। 100 की जगह पर यहाँ पर 70 आप देख रहे हैं लेस के सामने। 70 को चूंकि अधिकतम 2 बालकों के लिए, तो 3 बालकों के लिए कर मुक्ति नहीं मिलेगी, इंटू इसको आप गुणा करें 2 से, 12 से, एक साल के लिए कैलकुलेशन के लिए, तो 1,680 रुपये की कर मुक्ति इसको मिल जाएगी। एग्जम्प्टेड अमाउंट है 1,680 रुपया, तो कर योग्य राशि बन जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट इसका निकल जाएगा 8,840 रुपया। छात्रावास भत्ता या हॉस्टल अलाउंस, सभी कर्मचारियों के लिए 300 रुपये प्रति माह प्रति बालक कर मुक्त है, अधिकतम 2 बालकों के लिए। उसी प्रकार से जैसे ऊपर वाले पॉइंट में हमने कैलकुलेशन की थी, ये भी 3 बच्चों के लिए 510 रुपया दिया गया है, तो एक बच्चे का हो गया 170 रुपया, 3 से इसको गुणा करें ताकि 510 हो जाए, और चूंकि ये मासिक है तो वार्षिक बनाने के लिए इंटू 12 करें, मल्टीप्लाई करें इसको 12 से, 6,120 रुपया। चूंकि एक बच्चे का उसको 170 रुपया ही मिल रहा है, तो 300 रुपये की कर मुक्ति नहीं मिलेगी, 300 रुपये तक की कर मुक्ति है, तो 170 रुपया 2 बालकों के लिए ही कर मुक्ति मिलेगी। तो मल्टीप्लाई करें इसको 2 से, और चूंकि ये मंथली है तो इसको मल्टीप्लाई करें 12 से टू मेक इट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। 4,080 रुपया इसमें से घटा दें, ये एग्जम्प्टेड अमाउंट या कर मुक्त राशि है 4,080, इसको घटाएंगे तो कर योग्य राशि 2,040 रुपया, जो हम उसकी ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे। इसी प्रकार से परिवहन भत्ता है जो 2019-20 कर निर्धारण वर्ष से कर मुक्त नहीं है, पहले कर मुक्ति मिलती थी, अब इसमें कर मुक्ति नहीं मिलती, तो इस एवाई में भी कर मुक्ति नहीं मिलेगी, संपूर्ण राशि कर योग्य हो जाएगी। 2,000 को 12 से गुणा करें 24,000 रुपये कर योग्य राशि, जो उसके सकल वेतन में हम शामिल करेंगे। क्योंकि हमें सकल वेतन की गणना करने को कहा गया है, तो हम इसका टाइटल बनाएं, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर राकेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, और क्रम से कोशिश करें कि बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस इनको पहले ले लें, और उसके बाद में भत्ते जो भी हों अगर प्रश्न में वो सारे एक साथ ले लें। तो चूंकि इस सवाल में तो हमारे पास केवल भत्ते ही हैं, तो भत्ते सब एक साथ ले लें, और इसके अलावा अगर कोई अनुलाभ मिलता है तो वो ले लें, और अगर अन्य कोई वेतन के स्थान पे लाभ वगैरह या सेवानिवृत्ति पे लाभ कुछ मिलते हैं
तो उनको उसके बाद में कैलकुलेशन कर लें। ध्यान ये रखें कि करमुक्ति और करयोग्य राशि में से हमें करयोग्य राशि आउटर कॉलम में रखना है ताकि उनका जोड़ करके हम ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कर पाएँ। तो ये सारी कैलकुलेशंस हमने अभी पिछली वाली स्लाइड पे कैलकुलेट की हैं। किस प्रकार से गणना की जाती है, तो बेसिक सैलरी वही 2,40,000 रुपया, एडवांस सैलरी अप्रैल और मई केवल 2 माह का लेंगे, 3 महीने का नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने की अग्रिम ऊपर की बेसिक सैलरी में ऑलरेडी शामिल हो चुकी है। 40,000 रुपया, डीएनएस अलाउंस पूर्णतः कर योग्य 36,000 रुपया, एंटरटेनमेंट अलाउंस एक बार संपूर्ण राशि शामिल की जाती है 24,000 रुपया, ट्राइबल एरिया अलाउंस 2,000 रुपया प्रति माह। यहाँ पे घटाने के बाद में लिखा हुआ है जो करमुक्ति है, तो करमुक्ति को ध्यान में रखते हुए ये 24,000 रुपया। हिल एरिया अलाउंस, इसको मिलती है 300 रुपये की कटौती, इसलिए 2500 में से 300 घटा दें तो 2200 रुपये प्रति माह के हिसाब से 26,400 रुपया। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उसको जो मिला है उसमें से करमुक्त राशि हमने अभी पिछले वाले स्लाइड पर कैलकुलेट की है, वो घटा दें तो 840 रुपया। हॉस्टल अलाउंस उसी प्रकार से करयोग्य राशि आउटर कॉलम में 2040 रुपीज़, और परिवहन भत्ता या ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस सारा का सारा करयोग्य 24,000 रुपये। इस प्रकार से ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी करदाता की होती है 4,17,280। चूंकि हमें ग्रॉस सैलरी ही कैलकुलेट करना है तो ये यहाँ पर प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगर अब हमें टैक्सेबल सैलरी निकालनी होती है तो इसमें से धारा 16(1), 16(2) और 16(3) की जो कटौतियाँ हैं उसको घटा के हम टैक्सेबल सैलरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अलाउंसेस की कैलकुलेशन करते समय पिछली वाली साइड पे जो नियम है उसको दिमाग में रखते हुए कैलकुलेशन करें और फाइनली अपनी टेबल में इस प्रकार से राशियों को अरेंज कर लें। टैक्सेबल राशियां सारी अरेंज कर लें, उनको जोड़ लें, ग्रॉस सैलरी उन टैक्सेबल टैक्सेबल जो राशियां हैं या करयोग्य राशियां हैं उनको जोड़ के बन जाएगा। एक और प्रश्न हमने लिया है जो केवल मकान किराया भत्ता, महत्वपूर्ण भत्ता, अक्सर करके हर सवाल में ये हमें मिलता है, मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। तो 3 स्थितियां हमने यहाँ पर सामने आपके सामने एक सवाल है कि दिल्ली का मिस्टर उमेश है, उसकी करयोग्य राशि मकान किराया भत्ते की हमें ज्ञात करनी है, पहली स्थिति। जबकि मूल वेतन है, मैं इसके साथ में कुछ बोलता जाता हूँ कि किस प्रकार से ये शामिल की जाती है एचआरए के कैलकुलेशन में। मूल वेतन 8,000 रुपये प्रति माह, ये टैक्सेबल होता है, और मकान किराया भत्ते के कैलकुलेशन में ये वेतन में शामिल किया जाता है। महंगाई भत्ता 1,000 रुपये प्रति माह सेवा शर्तों के अनुसार ये उसके वेतन में शामिल कर लिया जाएगा। जब हम गणना करेंगे अगली स्लाइड पर हम देखेंगे कैसे 40% और 10% वेतन का निकालेंगे तो उसमें शामिल करेंगे। मकान किराया भत्ता 1,200 रुपये प्रति माह उसको मिल रहा है, और चूंकि वो वास्तव में 1,200 रुपये प्रति माह किराया भी चुका रहा है तो इसको करमुक्ति, चूंकि वास्तव में किराया चुका रहा है तो करमुक्ति की हम गणना करेंगे, जितनी करमुक्त राशि है प्राप्त राशि में से घटाएंगे और वो करयोग्य हो जाएगा। इसी प्रकार पॉइंट नंबर बी में मूल वेतन उसका 6,000 रुपये प्रति माह है, 1 साल का निकाल लेंगे। 20 लाख की बिक्री पर 1% की दर से कमीशन, ध्यान रहे बिक्री पर कमीशन या लाभ पर प्रतिशत की दर से कमीशन हो तो वो हमेशा ही बेसिक सैलरी में जोड़ा जाता है, किसी भी पॉइंट की कैलकुलेशन की जा रही हो तो 20 लाख का 1%, 2 लाख रुपया उसके वेतन में जोड़ा जाएगा एचआरए की कैलकुलेशन करते समय। मकान किराया भत्ता उसको 1,000 रुपया प्रति माह मिल रहा है और ये भत्ता मिल रहा है, और चूंकि वो वास्तव में किराया भी चुका रहा है तो उसको करमुक्ति नियमानुसार हम गणना करेंगे कैसे दी जाएगी और कितनी दी जाएगी। सी पॉइंट, मूल वेतन उसका 5,000 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता 500 रुपये प्रति माह। चूंकि ये सेवा शर्तों के अनुसार नहीं है, सेवानिवृत्ति के लाभों में ये वेतन में शामिल नहीं किया जाता है, अतः एचआरए में करमुक्ति की गणना करते समय जो हम वेतन काम में लेते हैं उसमें महंगाई भत्ता ये वाला नहीं जुड़ेगा। पॉइंट ए में चूंकि सेवा शर्तों के अनुसार था तो हमने उसको वेतन में जोड़ने की बात कही थी। अभी उसको भत्ता मिलता है 500 रुपये प्रति माह, परंतु ये व्यक्ति करदाता अपने पिता के पैतृक मकान में रहता है तो वास्तव में ये चूंकि किराया नहीं चुकाता है तो इसको करमुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। फिर लास्ट पॉइंट इसमें दे रखा है कि क्या फर्क पड़ेगा अगर करदाता जयपुर में है। तो ऊपर वाला एक सवाल हमें करना है दिल्ली में स्थिति, दिल्ली में रहने की स्थिति में, और दूसरा सवाल हमें करना है कि करदाता यदि जयपुर में रहता हो तो करमुक्ति कितनी मिलेगी। देखते हैं इसको अगले स्लाइड पर, इन्हीं बातों को
कैलकुलेट अपन करते हैं। प्रश्न में हमें 3 स्थितियां अ, ब और स दी हुई हैं और साथ ही ये भी कहा है कि अगर वो दिल्ली में रहता है तब क्या स्थिति होगी और अगर वो जयपुर में रहता है तब क्या स्थिति होगी। इसलिए हमने स्लाइड में 2 भाग कर लिए हैं। पहली वाली तालिका, यदि वो डीएमसीसी यानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई में रहता हो, उसका मकान यहां पर स्थित हो, तो अब परिस्थितियों में ये 3 पॉइंट हमारे सामने हैं, जिनमें से जो भी कम राशि होगी वो कर मुक्त कहला जाएगी। एचआरए की प्राप्त राशि पहले पॉइंट में पॉइंट में 1200 रुपये प्रति माह, तो ये 12 महीने का 14,400 रुपया। दूसरे पॉइंट बी में 1000 रुपये प्रति माह, तो 12,000 रुपये प्रति वर्ष हो गया ये 1 साल का। और तीसरे पॉइंट में उसको एचआरए मिलता है 500 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने का 6,000 रुपये एचआरए उसको प्राप्त हुआ है। दूसरे पॉइंट में चूंकि डीएमसीसी में मकान है तो यहाँ पर वेतन का 50%, और ध्यान रहे वेतन में यहाँ पर बेसिक सैलरी हमें लेनी है, महंगाई वेतन अगर हमें प्रश्न में दे रखा है तो उसको लेना है। डियरनेस अलाउंस अगर सेवा शर्तों में है, सेवानिवृत्ति के लाभों के लिए अगर वो वेतन माना जाता है तभी शामिल करना है, और लाभ या बिक्री पर प्रतिशत आधारित अगर हमें कोई कमीशन दिया हुआ है तो वो भी शामिल करना है, स्थायी कमीशन को शामिल नहीं करते। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अ पॉइंट में उसको जो वेतन मिला है 8,000 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने का 96,000 हो गया। उसको महंगाई भत्ता चूंकि सेवा शर्तों के अनुसार है तो 1,000 रुपया, 12 महीने का 12,000, दोनों को जोड़ लें। डीएमसीसी में मकान है, 50% इस पे लगाएं तो ये 54,000 यहाँ पर राशि दिख रही है आपको। इसी प्रकार बी में सेकेंड पॉइंट में यही कैलकुलेशन अगर अपन करें तो मूल वेतन है उसका 6,000 रुपया हमेशा शामिल करते हैं, तो 6,000 को 12 से गुणा करें 72,000। बिक्री पर कमीशन 20 लाख का 1%, 20,000 रुपया, इसमें अगर अपन जोड़ दें इसका 50% करें 46,000 पॉइंट नंबर बी में। इसी प्रकार से सी स्थिति में उसका जो मूल वेतन है वो है 5,000 रुपया, इसमें महंगाई भत्ता 500 रुपये प्रति माह को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये सेवा शर्तों के अनुसार नहीं दिया हुआ है, तो मूल वेतन ही लेना है। मूल वेतन का 50% 30,000 रुपये। इसी प्रकार से तीसरे पॉइंट यहाँ पर भी ध्यान रखें, वेतन का मतलब वही है जो अपन अभी दूसरे पॉइंट में ऊपर लिखा हुआ है, उनका योग यहाँ पे सीधा ले लेंगे। चुकाया गया किराया ए स्थिति में प्रश्न में दे रखा है 1,200 रुपये प्रति माह किराया चुकाता है, तो 12 से गुणा करें, और जो वेतन का 10% है तो वेतन ऊपर ब्रैकेट में जो दर्शा रखा है उसका योग कर लें। जैसे इस वाले पॉइंट में मैं बोलता हूं कि 96,000 प्लस 12,000 सेकेंड पॉइंट से हम लें तो ये 1,08,000 होता है, इसका 10% 3,600। इसी प्रकार से ब में, इसी प्रकार से स में, ब में देखें तो 2,000 रुपया को 12 से गुणा करें और ऊपर जो 92,000 उसका वेतन इस पॉइंट की कैलकुलेशन में वेतन शामिल किया जाना है वो 92,000, उसका 10% घटा दें तो ये बनता है 14,800। और तीसरी स्थिति में देखें तो जो उसको भत्ता मिला है 500 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने का हो गया 12 पंजे 60, यानी कि 12 को 500 से मल्टीप्लाई करें तो 6,000, और इसको अगर हम यहाँ पर वेतन के 10% यानी कि 60,000 के 10% 6,000 को घटा दें तो ये शून्य बन जाता है। करमुक्त राशि ऊपर के पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 में जो सबसे कम है वो ले लेंगे, तो ये क्रमशः आपके सामने है 3,600 रुपया ए स्थिति में, फिर 12,000 बी स्थिति में और सी स्थिति में 0। करयोग्य राशि का मतलब होता है प्राप्त में से करमुक्त, जो कि सकल वेतन में शामिल की जानी है इस एचआरए के लिए। तो ये प्राप्त राशि पहले पॉइंट में आपको लिखी हुई दिख रही है, और करमुक्त राशि ये 3 पॉइंट के बाद में जो अगली लाइन है उसमें दिख रही है। दोनों का जो डिफरेंस है वो करयोग्य हो जाएगा, क्रमशः 10,800, 0 और 6,000। ये डीएमसीसी में है, तो इस प्रकार से ये करयोग्य राशि उसके सकल वेतन में शामिल होगी। नीचे आप देख रहे हैं दूसरी वाली तालिका, तो उसमें देखें मकान अगर डीएमसीसी में नहीं अन्य किसी भी स्थान पर होता है तो केवल पॉइंट नंबर 2 में जो 50% हम देख रहे हैं वहां पर उसकी जगह पर 40% एप्लीकेबल होता है यहाँ पर। और इस प्रकार से ये कैलकुलेशन क्रमशः 54,000 ए में, 46,000 बी में और सी में 30,000 होती। और जब हम पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 में वापस सबसे कम को करमुक्त कहेंगे तो सेम राशि जो ऊपर वाली तालिका में है वही वापस आ जाएंगे, 3,600, 12,000 और 0। और करयोग्य राशि भी उसी प्रकार से वापस आ जाएंगी, 10,800, 0 और 6,000।
तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के भत्तों की गणना करते हैं, उसकी कर योग्य राशि को ज्ञात करते हैं और सकल वेतन में शामिल करते हैं। नियमों को विशेष ध्यान में रखते हुए कैसे कैलकुलेशन करनी है, इसको आज हमने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।